ये कहानी एक ऐसे लड़की के बारे में है जो 800 सालों तक एक कॉफिन में सोया हुआ था, लेकिन एक दिन जब वो जागता है तो देखता है कि ये दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। अपने ओवरपावर्ड शक्तियों के बावजूद भी वो अब इस नए समय में एक आम लड़की की तरह इंसानों के साथ खुल मिल के रहने का फैसला करता है। लेकिन तभी उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। कहानी की शुरुआत एक जबरदस्त एक्शन सीन से होती है। एक भारी भरकम आदमी जिसका नाम है बाजुका अपने कंधे पर एक बड़ी सी गन लेकर बैठा हुआ है। उसके साथ उसका पार्टनर भी है जो पहली नजर में ही एकदम विलेन जैसा दिखता है। ये दोनों सुपर ह्यूमन है जिन्हें म्यूटेंट ह्यूमंस भी कहा जाता है। इनकी टीम का तीसरा सदस्य कंप्यूटर हैकिंग में मास्टर है जो दुश्मनों के सिस्टम को हैक करके उनके सीक्रेट जानकारी चुरा लेता है। ये सभी एक खतरनाक मिशन पर है जिसका खुलासा अभी तक बाकी है। अब टीम का सबसे कूल मेंबर एंट्री करता है, स्नाइपर मैन। उसकी स्पीड इतनी तेज है कि वो बुलेट्स तक को डॉज कर सकता है। अपने एक ही गोली से वो पूरे हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ा देता है। लेकिन उनका ये मिशन फेल हो जाता है क्योंकि ये लोग एक खास कॉफिन की तलाश में थे। रात के सीन में कहानी हमारे मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ती है जो चांद को देख रहा होता है मानो कुछ गहरे ख्यालों में खोया हो। सुबह शिमो नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके हाथ में प्लास्टर होता है। उसके साथ उसका जिगरी दोस्त मानव भी है। जैसे ही वो दोनों स्कूल पहुंचते हैं उनकी नजर एक नए स्टूडेंट पर पड़ती है। इसे देखकर सभी लड़कियां वहाँ पागल हो चुकी थी। शिमो को महसूस होने लगता है कि इस नए स्टूडेंट के होते हुए अब उसके पास अटेंशन पाने का कोई मौका नहीं। इसी बीच राय के असिस्टेंट फ्रैंकिस्टाइन को दिखाया जाता है जो बताता है कि उसका माइंड कंट्रोल प्लान बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है और लोग अपनी पुरानी यादें भूल चुके हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो नया स्टूडेंट जिसका नाम है M21 असल में राय और फ्रैंकिस्टाइन के साथ था। उस पर यूनिटी के लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके उसे एक मॉन्स्टर में बदल दिया था, लेकिन M21 ने यूनिटी को छोड़ दिया और इसी वजह से अब उसके पास लौटने का कोई जगह नहीं है। तो इसी मौके का फायदा उठा के राय उसे अपनी सिक्योरिटी गार्ड बनने का ऑफर देता है। साथ ही राय खुद भी इस स्कूल में एक स्टूडेंट बनकर एडमिशन लेता है ताकि वो इंसानों के बारे में बेहतर तरीके से जान सके। और धीरे धीरे राय शिमू और मानवों का अच्छा दोस्त बन जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि राय कोई एक आम इंसान नहीं है बल्कि एक नोबलिस्ट है। और नोबलिस्ट क्या होता है ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब सभी दोस्त लंच करने के लिए कैफेटेरिया पहुँचते हैं जहाँ बाकी लोग खाने पर दूध पड़ते हैं, लेकिन राय बस अपनी चॉपस्टिक से खाने को खूरता रह जाता है मानो उसे कुछ समझ न आ रहा हो। राय कैफेटेरिया में बैठे अपने खाने को खू रहा था। जब उसके दोस्तों ने उसे पूछा कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा तो राय मजाक में कहता है, मैं इंतजार कर रहा हूँ इस खाने को मल्टीप्लाई होने के लिए। और ये सुनकर सब उसकी बात पर हंसने लगते हैं। तभी अगले सीन में हमें फ्रैंकिस्टाइन और M21 को दिखाया जाता है जो छत पर खड़े बातें कर रहे होते हैं। फ्रैंकिस्टाइन सोच में पड़ जाता है कि समय कितना बदल गया है क्योंकि अब लोगों के दिलों में ज्यादा प्यार और अपनापन दिखता है। तभी पीछे से वहाँ राय आ जाता है और हमें पता चलता है कि राय सदियों से एक कॉफिन में सोया हुआ था और जब वो जागा तो पूरी दुनिया बदल चुकी थी। राय को अब तक समझ नहीं आया कि लोग किस चीज पे इतना बिजी रहते हैं जिसमें वो बैठकर गेम खेलने लगते हैं। इस बात पर फ्रैंकिस्टाइन हैरान रह जाता है क्योंकि राय असल में मोबाइल फोन की बात कर रहा था और बाकियों की तरह अब उसे भी एक स्मार्टफोन चाहिए। दूसरी ओर M21 भी अब धीरे धीरे इंसानों के बीच खुलना मिलना सीख रहा था। अगले दिन राय को उसका नया फोन मिल जाता है जो बिल्कुल ब्रांड न्यू मॉडल है और उसके दोस्तों ने उसका मोबाइल में अपने नंबर भी सेव कर दिया ताकि वो सबके साथ कांटेक्ट में रह सके। दूसरी तरफ M21 के टीचर्स के साथ भी अच्छा रिलेशन बनता जा रहा था और वो इंसानों को बेहतर समझने लगा था। लेकिन तभी उसे किसी खतरे का एहसास हुआ और उसका शक सही निकला। कुछ गुंडे स्कूल में घुसकर स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे थे और लड़कियों से बदतमीजी करने लगे थे। M21 उन गुंडों से निपटने का सोचता है, लेकिन उससे पहले ही शिमू वहाँ पहुंचकर उन गुंडों से फिर जाता है जबकि वो पहले से ही घायल था। तभी स्पोर्ट्स कार में बैठी एक लड़की ने शिमू को हेलो कहा जिससे उसे याद आया कि यही वो लड़की है जिसकी उसने कभी मदद की थी और तब से वो कुछ अजीब बिहेव कर रही थी। तभी एक गुंडे ने इस मौके का फायदा उठाकर शिमू को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। टीचर्स बीच में आके उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो गुंडे उन्हें भी मारने लगे। ये सब देखकर M21 से और सहा नहीं जा रहा था और वो जाकर उस गुंडे को बुरी तरह पीट देता है। उस गुंडे की हिम्मत M21 के सामने टिक नहीं पाई। M21 ने उसे उठाकर फेंक दिया और उसे सख्त वार्निंग दी कि वो स्टूडेंट से बिल्कुल दूर रहना है। ये देखकर बाकी गुंडे इतने डर जाते हैं कि वो वहाँ से भागने लगते हैं। अब स्कूल में M21 को पहले से और भी ज्यादा अटेंशन मिलने लगती है। रात में M21 अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था जब यूनिटी ने उन पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन्हें इंसानों की तरह नहीं बल्कि हथियारों की तरह इस्तेमाल किया गया था। उनमें से ज्यादातर मर चुके थे और सिर्फ M21 और उसके दोस्त ही बचे हुए थे। एक दिन उसका दोस्त उससे अलग होते हुए कहता है कि वो ये खून खराबा छोड़ना चाहता है और एक आम इंसान की तरह एक जिंदगी जीना चाहता है। उसने M21 से भी रिक्वेस्ट की कि वो ये सब छोड़ दे। इसी बीच हम देखते हैं कि फ्रैंकिस्टाइन M21 से स्कूल और वहाँ के लोगों के बारे में पूछता है। पहले तो M21 उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे यहाँ रहने की इजाजत दी। दूसरी ओर वो पुराने विलन्स वापस आ गए हैं और M21 और उस रहस्यमय कॉफिन की तलाश में है। अगले सीन में हम एक पुराने बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ दो
गार्ड्स पहरा दे रहे होते हैं। तभी दो लोग वहां आ जाते हैं, जिनमें से एक लड़का अपने खास पावर्स का इस्तेमाल करके उन गार्ड्स को हिप्नोटाइज कर देता है। वो लड़का उन दोनों गार्ड्स को किसी स्टैचू की तरह जमा कर बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। अंदर का नजारा बहुत खराब था, जैसे वहाँ कोई सुपरनेचुरल ताकतों के बीच लड़ाई हुई हो। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ कोई पागल इंसान बेकाबू होकर सब कुछ तबाह कर गया। लेकिन उन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये किसी आम इंसान का काम नहीं हो सकता, जरूर यहाँ कुछ बड़ा और खतरनाक हुआ है। और इसी मसले को सुलझाने के लिए वो भी स्कूल ज्वाइन करने का फैसला करते हैं। अगले दिन एमडोन स्कूल में अपनी नॉर्मल सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहा होता है। तभी उसकी नजर दो नए स्टूडेंट पर पड़ती है जो स्कूल की तरफ आ रहे होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो रात में कॉफिन की तलाश में थे। एमडोन उन्हें देखकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनमें से एक लड़का अपने आई कंट्रोल पावर का यूज करके उसे अपने काबू में करने की कोशिश करता है। हालांकि वो पावर उस पर कुछ काम नहीं करता। फिर भी एमडोन ये दिखाता है कि वो उनके कंट्रोल में आ गया है। एमडोन उन्हें एक पुराने जगह तक लेके जाता है, जहाँ वो लड़का फ्रैंकिस्टान को भी माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन फ्रैंकिस्टान मुंह पे बोलता है, देख भाई, जो भी गर्भवत बाप से पंगा नहीं, क्योंकि फ्रैंकिस्टान खुद भी इन तरह के पावर्स रखता है, लेकिन उसकी पावर्स काफी डार्क होते हैं, इसलिए छोटी मोटी ट्रिक्स उसके ऊपर काम नहीं करती। आखिरकार वो उन्हें स्कूल में एडमिशन दे देता है। फ्रैंकिस्टान जल्दी से राय को कॉल करके ये जानकारी देता है कि कुछ खास मेहमान उससे मिलने आए हैं। जब ये दोनों स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं तो हमें उनका नाम पता चलता है। लड़की का नाम है सेरा और लड़के का नाम रेजिस होता है। सेरा को सिखाने की जिम्मेदारी शिमू को दी जाती है, जो उसे देखकर पागल सा हो जाता है। दूसरी तरफ रेजिस की नजर राय पर पड़ती है और वो महसूस करता है कि राय के अंदर से एक बहुत ही डार्क और प्राचीन तरह की पावर निकल रही है। इसे रेजिस बहुत ही चौकन्ना हो जाता है और राय पर नजर रखने लगता है, क्योंकि उसे जानना है कि राय का नोबिलिस के साथ क्या संबंध हो सकता है। लंच ब्रेक के दौरान सभी स्टूडेंट साथ बैठकर खाना खाते हैं। राय एक बार फिर से अपने खाने को घूरते हुए उसके मल्टीप्लाई होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी तक हमें ये साफ पता नहीं चलता कि आखिर राय किस चीज का मल्टीप्लाई होने का इंतजार कर रहा है। शाम को एमडोन और फ्रैंकिस्टान एक कार में होते हैं और वो दोनों उन नए स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। एमडोन को वो स्टूडेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं आते और उसे समझ में नहीं आता कि फ्रैंकिस्टान ने आखिर उन्हें एडमिशन क्यों दिया, वो भी मास्टर राय के क्लास में। एमडोन को डाउट होता है कि ये स्टूडेंट्स नोबिलिस भी हो सकते हैं, जो बहुत पावरफुल होते हैं। फ्रैंकिस्टान भी इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि आखिर वो दो बंदे हैं कौन। फ्रैंकिस्टान बताता है कि हजारों साल पहले जब इंसान कमजोर हुआ करते थे और उन्हें हर चीज से खतरा था, नोबिलिस सबसे ताकतवर माने जाते थे। इंसान उनसे डरते थे, लेकिन नोबिलिस ने इंसानों की रक्षा करने का फैसला किया और धीरे धीरे इंसानों ने उन्हें अपना लीडर मान लिया। आज जो स्टूडेंट स्कूल में आए हैं वो नोबिलिस की नई पीढ़ी हो सकते हैं, जो इंसानों को बचाना चाहते हैं, लेकिन अपने ब्राइड के साथ। रात में राय ने अपने दोस्तों को एक पार्टी के लिए बुलाया था, जिसमें सेरा और रेजिस भी शामिल थे। वहाँ शिमू और मानवों को भी पता चलता है कि एमडोन असल में राय के घर में रहता है, और क्योंकि सेरा और रेजिस को भी रहने की जगह नहीं मिलती, तो राय उन्हें अपने साथ रखने का फैसला करता है। फ्रैंकिस्टान को इस बात से थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हमेशा की तरह वो अपने मास्टर राय की बात से सहमत हो जाता है। बाद में फ्रैंकिस्टान बर्तन धोने लगता है, जो स्कूल डायरेक्टर होते हुए भी ये काम करना पड़ रहा था। एमडोन को ये अच्छा नहीं लगता कि डायरेक्टर को ये सब करना पड़ रहा है। सेरा भी ये सब देखती है और उनकी मदद करने की सोचती है, लेकिन क्योंकि वो एक मेहमान है तो वो ऐसा नहीं करती। पर तभी सेरा एमडोन के हाथों में एक निशान देख लेती है। अगली सुबह सेरा को एमडोन की असलियत के बारे में पता चल जाता है और रेजिस को भी ये समझ आ जाता है कि एमडोन के पास कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। शाम को जब एमडोन अपना काम खत्म करके जाने लगता है तो रास्ते में रेजिस उसे टकराता है। एमडोन उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन रेजिस उसे पूछता है कि आखिर वो एक मॉन्स्टर होने के बावजूद भी इंसानों के साथ गुलामी क्यों कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपनी इंसानियत खो दी थी पावर्स के लिए। तभी राय और उसके दोस्त वहाँ से जा रहे होते हैं कि कुछ गुंडे आकर उन पर हमला कर देते हैं। दूसरी ओर रेजिस एमडोन से उस पिछले बिल्डिंग की तबाही की वजह पूछता है। एमडोन इसे एक मामूली हादसे की तरह बताकर टालने की कोशिश करता है, लेकिन रेजिस चालाकी से उसे कॉफिन के बारे में भी पूछने लगता है। ये सुनकर एमडोन को हैरानी होती है कि रेजिस भी उसी कॉफिन के पीछे है, जिसके बारे में वो खुद भी ज्यादा नहीं जानता। एमडोन सोचता है कि शायद उस कॉफिन से नोबिलिस पहले से ही बाहर निकल चुके हैं। इस कॉफिन में इतनी ताकत होती है कि कोई भी उसके आगे नहीं टिक सकता, और ये कॉफिन यूनियन के हाथों नहीं लगनी चाहिए। एमडोन ने रेजिस को ये बताया कि कॉफिन के पीछे जो भी था वो मर चुका है और अब वो कॉफिन भी गायब हो गया है। मगर रेजिस को ये बात हजम नहीं होती और वो एमडोन पर हमला कर देता है। एमडोन उसकी अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन रेजिस उसे उठाकर दूर फेंक देता है। तभी उसे महसूस होता है कि सेरा खतरे में है और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। यहाँ शिमू अपने दोस्तों के साथ गुंडों की बॉस के पास पहुँच जाता है। शिमू अब पहले से बहुत ताकतवर हो चुका है और उन गुंडों को धूल चटाने लगता है। वो किसी भी गुंडे को अपने दोस्तों के पास नहीं आने देता। तभी एक गुंडा शिमू पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन अचानक एमडोन वहाँ आकर उसे बचा लेता है और वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद सभी वापस घर की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में एमडोन और रेजिस इंसानों के बारे में बात करने लगते हैं। रेजिस के मुताबिक इंसान अब बदल चुके हैं और वो अपनी रक्षा अब खुद कर सकते हैं। वो पहले जैसे कमजोर नहीं रहे। एमडोन इस बात से थोड़ा
कंफ्यूजन में है कि रेजिस आखिर किस पीढ़ी से आता है, लेकिन वो ये तय कर चुका है कि अगर रेजिस इस दुनिया को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो उसे रोकने के लिए सब कुछ करेगा। दोनों ही शर्त लगाते हैं कि देखते हैं कौन जीतता है। अगले सीन में हमें उन विलन्स को दिखाया जाता है जो उसी बिल्डिंग में होते हैं जहाँ से वो कॉफिन गायब हो गया था। उनका एक टीम मेंबर ताओ ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ और वो कॉफिन कहाँ गया। कुछ रिसर्च करने पर पता चला कि ये मिशन M21 और M24 को सौंपा गया था, लेकिन अब उनका कोई पता नहीं है। वो उन्हें मरा हुआ तब तक नहीं मानेंगे जब तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिल जाती। वही रेजिस और M21 एक दुकान में नूडल्स को लेकर आपस में बहस करते हैं। रेजिस को लगता है कि M21 को ज्यादा नूडल्स मिल गए हैं और वो उससे उसका नूडल्स का बाउल मांगने की कोशिश करता है। इस हल्की फुल्की बहस के बाद रेजिस फ्रैंकिस्तान पर अपना माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंकिस्तान पर इसका कोई असर नहीं होता। फिर वो राय पर भी माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इसे रेजिस सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसकी पावर इन दोनों पर काम क्यों नहीं कर रही। सुबह होने पर M21 वापस अपनी ड्यूटी में लग जाता है। राय नोटिस करता है कि M21 में कुछ बदलाव आ रहे हैं। दूसरी ओर शिमु को उस दिन गुंडों से लड़ते हुए चोट लग जाते हैं और मानवों को लगता है कि अगर उस वक्त M21 वहाँ नहीं आता तो शिमु का खेल खत्म था। मानवों को ये भी लगता है कि शिमु सेरा के सामने शो ऑफ कर रहा था, जो उसे समझ में नहीं आता। तभी रेजिस और सेरा वहाँ आ जाते हैं। मानव रेजिस से दोस्ती करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर शिमु को लगता है कि शायद मानव को लड़के पसंद है। इधर प्रिंसिपल के कमरे में राय और फ्रैंकिस्तान की मुलाकात होती है। फ्रैंकिस्तान रेजिस और सेरा की फैमिली के बारे में राय को बताता है और उनकी बुराई करते हुए कहता है कि उनकी फैमिली कमजोर है। तो राय फ्रैंकिस्तान को उन पर तोड़ मारने से रोकता है और बताता है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसे वो दिखती है। दूसरी ओर मानव अपने सर्वर्स पर काम कर रहा होता है। तभी ताओ नाम का एक हैकर उसके सर्वर्स को हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मानव भी कोई मामूली हैकर नहीं था। वो अपने सर्वर्स को हैक नहीं होने देता और इसे करते हुए उसे काफी मजा आता है। दोनों के बीच काफी टक्कर चल रही होती है और ताओ ये देखकर हैरान होता है कि इस दुनिया में उसे टक्कर देने वाला एक हैकर भी मौजूद है। लेकिन तभी शिमु गलती से लैपटॉप का वायर खींच देता है, जिससे उसका सर्वर बंद हो जाता है। पर मानव इस पर गुस्सा नहीं होता और बाहर चला जाता है। बाद में ताओ मानव को मैसेज करता है कि उससे मिलकर उसे खुशी हुई और वो उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है। ये देखकर शिमु को शक होता है कि शायद मानव किसी लड़की में इंटरेस्टेड है। दूसरी तरफ ताओ ने सर्वर हैक करके ये पता लगा लिया था कि M21 स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी कर रहा है, लेकिन उसे M24 का कोई पता नहीं मिलता। इसलिए वो M21 को पकड़कर उसे पूछताछ करने का फैसला करता है। इसी बीच M21 और रेजिस एक बार फिर से किसी बात पर बहस करने लगते हैं। तभी फ्रैंकिस्तान गुस्से में आता है और उन्हें घर के कामों में मदद करने के लिए कहता है, लेकिन रेजिस और M21 इसके लिए मना कर देता है। पर फ्रैंकिस्तान चिल्लाकर उन्हें काम करने के लिए कहता है। जब सब काम में लग जाते हैं तो रेजिस देखता है कि राय चुपचाप वहाँ बैठा हुआ है, जिससे वो नाराज हो जाता है। हालांकि राय भी उठकर उनके साथ काम करने लगता है और ये देखकर फ्रैंकिस्तान शर्मिंदा महसूस करता है। अगले दिन फ्रैंकिस्तान M21 को प्रिंसिपल के रूम में बुलाता है और उसे एक कार्ड देता है जो उसकी महीने भर की मेहनत का इनाम था। बाहर निकलते हुए M21 सोचता है कि वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करने वाला सब्जेक्ट था, लेकिन अब वो इंसानों की तरह जिंदगी जी रहा है और उसे दोस्त भी मिल गए हैं। यही सब सोचते हुए जब M21 घर जा रहा होता है तभी शार्क और हैमर उसे रोकते हैं और उससे M24 के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। M21 को गुस्सा आता है और वो शार्क से लड़ने लगता है, लेकिन शार्क एक स्पेशल यूनिट का मेंबर होता है, जिसे M21 लड़ाई में टिक नहीं पाता और बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी रेजिस और सेरा वहाँ आकर शार्क से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन M21 बीच में आकर शार्क का अटैक अपने ऊपर ले लेता है क्योंकि वो रेजिस को कमजोर समझता है। इस लड़ाई में M21 बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी उनका बॉस वहाँ आता है और शार्क को M21 को नुकसान पहुँचाने से मना करता है। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और M21 भी रेजिस और सेरा की जान बचाने के लिए उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसने शर्त रखी कि रेजिस और सेरा को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए क्योंकि वो बच्चे हैं और इनका उसमें कोई हाथ नहीं है। रेजिस को ये देखकर गुस्सा आता है और उसे लगता है कि M21 ने उसे धोखा दिया है। दूसरी ओर मानव फिर से उसी हैकर से कांटेक्ट करता है और दोनों को एक दूसरे से कंपटीशन करने में मजा आता है। ताओ मानव को फिर से मिलने के लिए बुलाता है। इसी बीच रेजिस और सेरा फ्रैंकिस्तान के पास जाकर बताते हैं कि M21 ने उन्हें धोखा दिया और दुश्मनों के साथ चला गया। सेरा ने फ्रैंकिस्तान को बताया कि M21 ने उनसे कहा था कि वो उनके साथ मिशन पर था। अब उन्हें सब समझ में आता है कि यूनियन जिस कॉफिन की तलाश कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि राय था, और अगर यूनियन राय के पीछे पड़ जाते तो ये बहुत मुश्किल हो सकता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि M21 को किडनैप कर लिया जाता है और उसे टॉर्चर करके कॉफिन के बारे में जानकारी निकलवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन M21 अब बदल चुका है और वो राय के बारे में उन्हें कुछ भी बताने से इनकार करता है। शार्क उसे बार बार मारता है, लेकिन उसके साथ वाला लड़का थोड़ा दयालु होता है और उसे पानी पिलाता है। उसे ये अच्छा नहीं लगता कि M21 को इतनी बुरी तरह से पीटा जा रहा है। आखिरकार M21 उन लोगों को कॉफिन के बारे में बताने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि उसे अपने साथियों के बारे में जानकारी चाहिए कि एक्सपेरिमेंट से पहले वो कौन थे। उनके बीच डील तय हो जाते हैं, लेकिन M21 को भूख लगती है और वो खाने में सिर्फ रामेन मांगता है। कहानी अब और भी कॉम्प्लिकेटेड होती
होती जाती है। शिमू जो अपनी छोटी बहन की वजह से इन सारी झंझट में फंसा था, एक मामूली लड़का होते हुए भी बड़ी बड़ी घटनाओं का हिस्सा बन चुका है। जब शिमू और सैरा शॉपिंग पे निकलते हैं तो उन्होंने देखा कि कुछ गुंडे उस ब्लू बादल वाले लड़के को परेशान कर रहे थे। शिमू बिना किसी झिझक के उन गुंडों को पीटा और ब्लू बादल वाले लड़के ने उसे इसके लिए थैंक यू कहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मानव उस हैकर से मिलने आया था। वो पहला इंसान था जिसने ताओ के सर्वर्स के बैरियर तोड़े थे। ताओ ने मानव से कहा कि उसकी टीम में सब उसे सिर्फ ऑर्डर करते हैं और अपनी ताकत का घमंड दिखाते हैं। तो इस पर मानव ने उसे बॉस कहना शुरू कर दिया, जिससे ताओ हैरान हो जाता है, पर वो खुश भी था। शाम को ताओ और ब्लू बादल वाला लड़का फिर से बात कर रहे होते हैं। ताओ ने बताया कि उसे लगता है कि उसकी बहन को यूनियन ने पकड़ लिया है ताकि वो उससे अपने मिशन करवा सके, इसलिए वो अपनी बहन को ढूंढने का फैसला करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि M21 को फिर से टॉर्चर किया जा रहा था। शार्क उसे मारने वाला होता है, लेकिन वो लड़का उसे रोक लेता है। उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो जानता था कि शार्क ने पहले भी कई लोगों को मारा है। वो अपनी गन निकालकर शार्क को मारने वाला होता है, लेकिन वो हैकर उसे रोक लेता है क्योंकि शार्क ये सब सिर्फ उसे भड़काने के लिए कर रहा था। अब रेजिस और सैरा की मुलाकात शार्क और हैमर से होती है, जहाँ शार्क ने रेजिस पर हमला कर दिया था। रेजिस बड़ी आसानी से उसके हर एक अटैक्स को डॉज करता है और अपने स्पेशल अटैक से वो शार्क को घायल कर देता है। शार्क को पहले से शक था कि रेजिस का M21 से कुछ तो लिंक है। हैमर ने शार्क को एक टैबलेट दी, जिसे खाकर शार्क की पावर बढ़ गई, लेकिन रेजिस तब भी उसे आसानी से हरा रहा था। रेजिस मस्ती में शार्क के मजे ले रहा था क्योंकि वो उसे M21 का दोस्त समझता है। आखिर में शार्क और हैमर ने शिमू और मानव को अपने साथ मिला लिया। ये देखकर रेजिस ने हार मान ली थी और अपने टीममेट्स को उसके बॉस के हवाले कर दिया। जब रेजिस की आंखें खुली तो शार्क उसके सामने बैठा था। उसे देखकर रेजिस को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने धोखे से उसे हराया था। जब उसने M21 को देखा तो M21 ने उससे नजरें फेर ली। दूसरी ओर राय के दोस्त अब तक घर नहीं लौटे थे, जिसे फ्रैंकिस्टीन को चिंता हो रही थी। सैरा और रेजिस के बीच एक खास कनेक्शन था, जिससे वो समझ गई कि रेजिस और बाकी लोग किसी मुसीबत में हैं और इसीलिए वो उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ी। राय हमेशा की तरह बिना किसी रिएक्शन के कुछ सोचने लगा। दूसरी ओर शार्क अपने बॉस को बताता है कि रेजिस में कुछ खास है और उसका कनेक्शन उस कॉफिन से हो सकता है। शार्क ने उसे ये भी कहा कि मेडिसिन खाने के बाद भी वो रेजिस के सामने नहीं टिक पाया। M21 आराम से ये सब कुछ देख रहा था और उसने जाने से इनकार कर दिया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो उसके साथ क्या करे, क्योंकि उसका उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं था। असल में M21 उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उन्हें और लोगों में शामिल ना कर सके। शार्क ने गुस्से में रेजिस की गर्दन पर चाकू रख दिया, लेकिन इससे भी M21 पर कोई असर नहीं हुआ। शार्क चिढ़ गया और रेजिस को पीटने लगा, लेकिन तभी शिमू और मानव जाग गए। शार्क उन्हें भी मारने की कोशिश करता है, पर तभी स्नाइपर आकर उन्हें बचा लेता है। शिमू ने देखा कि स्नाइपर वही आदमी था जिसकी उसने जान बचाई थी। तभी मानव ने ताओ को देखा और उसे बॉस कहकर पुकारा। ये देखकर वो लोग हंसने लगे क्योंकि ताओ उनके लिए एक नौकर जैसा था, लेकिन मानव उसे बॉस कह रहा था। इसी वजह से ताओ को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। तभी शिमू और मानव की नजर M21 पर पड़ती है और वो हैरान हो जाते हैं। दूसरी ओर सैरा को रेजिस से सिग्नल मिल जाता है और वो उसे बचाने के लिए निकल पड़ती है। साथ ही राय और फ्रैंकिस्टीन भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। अब कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है। हैमर का खाना खत्म होने पर वो खाना लेने गया था और तभी शिमू ने M21 से पूछा कि उन्हें क्यों पकड़ा गया है और उनकी गलती क्या है। शार्क को यह सवाल पसंद नहीं आया और उसने शिमू को फिर से मारना शुरू कर दिया। जब सबने शार्क को रोकने की कोशिश की तो उनके बॉस ने उन्हें शार्क को रोकने से मना कर दिया, जिससे शार्क को और भी मौका मिल गया उन्हें खत्म कर देने की। दूसरी तरफ रेजिस ने उस डिवाइस को तोड़ने की कोशिश की जो खास तौर पर नोबिलिस को कैद करने के लिए बनाया गया था, लेकिन वो इस डिवाइस को तोड़ नहीं सका। उसी वक्त हैमर ने सैरा को हेडक्वार्टर्स में घुसते हुए देखा और उस पर बम फेंकने की कोशिश की, लेकिन सैरा इतनी ताकतवर थी कि वो इन छोटे मोटे हमलों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उल्टा हैमर पर हमला किया, जिससे हैमर को डर के मारे छिप जाना पड़ा। शार्क ने जब शिमू का गला दबाना शुरू किया तो मानव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शार्क उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब इतने सारे नौटंकी देखकर M21 से और सहा नहीं जा रहा था। रेजिस ने भी M21 को उकसाया कि उसे अपने दोस्तों के लिए कुछ करना चाहिए। तभी M21 को अपनी पुरानी यादें वापस आती है और उसे महसूस हुआ कि उसके दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। इस एहसास के बाद M21 ने फैसला किया कि वो अब अपने दोस्तों को जरूर बचाएगा। M21 ने शार्क पर जोरदार हमला किया और शिमू को बचा लिया। मानव और शिमू M21 की ताकत देखकर हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ राय और फ्रैंकिस्टीन बिल्डिंग के छत पर पहुंच गए थे, जहां स्नाइपर पहले से ही उनका स्वागत के लिए था। फ्रैंकिस्टीन ने स्नाइपर पर हमला किया, लेकिन स्नाइपर की स्पीड इतनी तेज थी कि फ्रैंकिस्टीन उसके आगे टिक नहीं पाया। स्नाइपर ने अपनी पावर बूस्ट करके फ्रैंकिस्टीन पर गन पॉइंट कर लिया। हैमर ने भी अपनी पावर बूस्ट करके सैरा पर एक बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की। शार्क ने M21 पर हमला किया, लेकिन M21 ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो हमला खुद पर ले लिया, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। इस पर रेजिस को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी पूरी ताकत से डिवाइस को ओवरपावर करके तोड़ दिया। रेजिस ने शार्क पर हमला किया और उसे दीवार से टकरा दिया। हालांकि अब उनका बॉस भी फाइट में आ चुका था। उसने मेडिसिन खाकर अपने पावर को बूस्ट की और एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गया। बॉस ने शार्क से
उसकी एनर्जी लेनी शुरू कर दी ताकि वो खुद और भी पावरफुल बन सके। और ये सब पहले से ही तय था कि बॉस अपनी पावर बढ़ाने के लिए ऐसा कर सकता है, ना कि अपनी टीममेट्स की मदद के लिए। अब बॉस इतना पावरफुल हो जाता है कि उसने रेजिस को आसानी से हरा दिया, जिससे सभी लोग घायल होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। अब आता है कहानी में ट्विस्ट और हमारे हीरो राय की एंट्री होती है। राय को देखकर ऐसा लगता है कि उसे अपने ओपोनेंट को खत्म करने के लिए अपना हाथ भी हिलाना नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर स्नाइपर ने अब फिर फ्रैंकिस्टाइन पर अपना गन पॉइंट करके रखा था, लेकिन फ्रैंकिस्टाइन अब अपनी असली पावर का इस्तेमाल करने का सोचता है। कहानी अब बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुकी है। फ्रैंकिस्टाइन की डार्क पावर से स्नाइपर हैरान हो जाता है, लेकिन वो फ्रैंकिस्टाइन को जल्दी खत्म करना चाहता है ताकि वो उस लड़के को भी मार सके जो उसके साथ था। ये सुनते ही फ्रैंकिस्टाइन को ऐसा झटका लगा कि उसकी डार्क पावर्स और भी तेजी से बढ़ने लगी। और भाई सीरियसली ये देखकर स्नाइपर की फटने लगती है। दूसरी तरफ वहाँ सभी लोग राय को देख के चौंक गए थे। राय का माइंड कंट्रोल पावर इतना जबरदस्त था कि क्रान जैसे ताकतवर इंसान भी उसके सामने झुक गया। दूसरी तरफ सेरा ने अपने पावरफुल वेपन डेथ स्काइप का इस्तेमाल करके हैमर को आसानी से हरा दिया। असली मुकाबला अब फ्रैंकिस्टाइन और स्नाइपर के बीच हो रहा था। फ्रैंकिस्टाइन देखता है कि स्नाइपर हार मानने को तैयार नहीं था और उसके इस हिम्मत से इम्प्रेस होकर उसने उसे मारने का इरादा छोड़ दिया। इसी बीच क्रांच ने राय पर हमला किया, लेकिन राय ने अपनी पावर से उसे अपनी जगह से हिलने तक नहीं दिया। राय के एक आदेश पर क्रांच दीवारों से टकराता चला गया। क्रांच ने अपनी जान बचाने के लिए ताओ से पावर्स मांगी, जिसे ताओ मना नहीं कर सका। फ्रैंकिस्टाइन ने स्नाइपर को स्ट्रगल करता हुआ देखकर जानना चाहता था कि आखिर वो हार क्यों नहीं मान रहा। तभी स्नाइपर ने सेरा को पहचान लिया और उससे माफी मांगने की रिक्वेस्ट की। अंत में फ्रैंकिस्टाइन ने स्नाइपर के अच्छे नजरों को देखते हुए उसे माफ कर दिया। राय ने क्रांच को रुकने का आदेश दिया और फिर अपने पावर ब्लड फील्ड का इस्तेमाल किया, जिससे क्रांच हमेशा के लिए गायब हो गया। अब अगली सीन में हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ स्नाइपर और M21 का इलाज हो रहा था। फ्रैंकिस्टाइन ने राय से उसके पावर्स के बारे में पूछा तो राय ने कहा कि उसके दोस्तों को उसकी मदद की जरूरत थी और वो उन्हें मना नहीं कर सकता था। राय ने फ्रैंकिस्टाइन की पावर्स को पहले सील कर दिया था, लेकिन इस लड़ाई में फ्रैंकिस्टाइन ने उस सील को तोड़ दिया था, इसलिए वो किसी भी पनिशमेंट के लिए तैयार था। मगर राय को उस पर भरोसा था कि उसने ऐसा किसी वजह के लिए किया होगा। अंत में हम देखते कि सभी दोस्त वहाँ मिलकर खाना खा रहे हैं और एंजॉय करने लगते हैं। M21 राय की मदद के लिए उसे थैंक्स बोलता है, लेकिन राय के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वो अपने दोस्तों के लिए इतना तो कर ही सकता है। M21 अकेला खड़ा होकर सोचने लगता है कि उसकी पावर्स किस काम की जब वो अपने दोस्तों की मदद तक नहीं कर पा रहा। तभी राय वहाँ आता है और उसे बताता है कि वो कोई कमजोर नहीं है। राय ने M21 के अंदर से एक बहुत ही ताकतवर एनर्जी को महसूस की है। उसने M21 से पूछा कि क्या वो इस एनर्जी को टेस्ट करना चाहेगा। जैसे ही राय ने M21 के ब्लड को टेस्ट किया, M21 की असली फॉर्म कुछ सेकंड्स के लिए बाहर आ गई। राय ने M21 को समझाया कि वो कमजोर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अगर चाहे तो वो अकेले सबको प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके बाद राय वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ स्नाइपर को ये समझ आता है कि उनके बॉस क्रांच ने शार्क को अपने पावर्स के लिए इस्तेमाल किया और ताओ को भी मारने की प्लानिंग कर रहा था। ये सुनते ही स्नाइपर हैरान हो जाता है। ताओ ने उसे एक और चौंकाने वाली खबर दी कि स्नाइपर की वो बहन जिसके लिए वो ये सब कर रहा था असल में कभी थी ही नहीं। ताओ ने यूनियन के सर्वर में जाकर उसकी बहन की इंफॉर्मेशन चेक की थी, जिसमें ये पता लगा था कि वो एक हॉस्पिटल में है, लेकिन असलियत में ऐसा कोई हॉस्पिटल था ही नहीं। ये सुनकर स्नाइपर अंदर से टूट जाता है क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके लिए जिंदा रहे, क्योंकि उसका तो सब कुछ खत्म हो चुका है। ताओ ने भी अब अपनी पहचान बदल ली और खुद को डेटा से बाहर कर दिया। यूनियन के लोग अब किसी पर भी और बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ से जाने का फैसला किया। ताओ ने M21 के बारे में यूनियन के डेटाबेस से इंफॉर्मेशन निकाली, लेकिन उसे M21 या उसके किसी साथी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला। M21 चाहता था कि जैसे फ्रैंकिस्टाइन ने उसे अपने घर में जगह दे, वैसे ही वो भी इन लोगों को उसके घर में जगह दे सके। और क्योंकि अब ये घर M21 का भी था, तो वो खुद फैसला कर सकता था कि किसे रखना है और किसे नहीं। M21 ने ताओ और स्नाइपर को भी साथ रहने के लिए कहा। इसी बीच शिमू अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था, लेकिन उसे अकेलापन महसूस होने लगा क्योंकि उसके पास अभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। उसने मानव से एक गर्लफ्रेंड बनाने में मदद मांगी। शिमू को सेरा पसंद थी और जब M21 ताओ और स्नाइपर ने ये सुना तो वो शिमू की मदद करने के लिए उतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे। फिर भी उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने यहाँ तक कि राय से भी मदद मांगी, पर काफी कोशिशों के बाद भी वो शिमू को लव लेटर लिखना नहीं सिखा पाए। तब ताओ ने आइडिया दिया कि शिमू को कूल दिखाने के लिए बास्केटबॉल खिलाया जाए। खेल के दौरान सब लोग अपनी कूलनेस दिखाने की कोशिश करने लगे और अंत में शिमू ने भी राय की मदद से खुद को कूल दिखाने की कोशिश की, लेकिन तभी स्नाइपर वहाँ आ गया, जिससे शिमू कुछ भी करने में नाकाम रहा। दूसरी तरफ सेरा को शिमू का लव लेटर मिल जाता है। वो शिमू को सलाह देते कि उसे प्यार जताने के लिए लव लेटर का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि खुद आकर उससे बात करनी चाहिए। इसके बाद सेरा ने शिमू और मानवू को फ्रैंकिस्टाइन के घर पर इनवाइट किया। वहाँ फ्रैंकिस्टाइन ने बताया कि उन्हें शिमू और मानवू की मेमोरी इरेज करनी होगी। हालांकि राय ने उसे समझाया कि सिर्फ उन्हीं यादों को मिटाना है जिनमें उन्होंने उनकी पावर्स देखी थी, बाकी यादें वैसे ही रहने दो। दोनों ही इस बात के लिए मान गए और अगले दिन राय ने उनकी यादें इरेज कर दी। शिमू और मानवू अब
अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट आए थे, लेकिन उसी समय एक नया कैरेक्टर स्कूल के गेट पर एंटर करता है। वो आदमी रेजिस और सेरा को पहचानता था और उनसे सवाल करता है कि वो ह्यूमंस के साथ क्या कर रहे हैं। और बाद में हमें पता चलता है कि ये आदमी उनके क्लैन का लीडर है, जिनका नाम गैजेटेल है, और यहाँ तक कि फ्रैंकिस्टान भी उसे पहचानता था। असल में बात यह है कि रेजिस और सेरा कॉफिन से रिलेटेड जरूरी जानकारी जुटाने गए थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई थी और इसी वजह से अब उन्हें गैजेटेल को रिपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ कैरियस और रजक आपस में बहस कर रहे थे। दोनों को लगता है कि वही असली लीडर है। कैरियस के मुताबिक रजक सेरा की मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रजक इस बात को इनकार कर देता है। तभी रजक का छोटा भाई रायल आ जाता है, जो सेरा की मदद करना चाहता है, लेकिन उसकी उम्र कम होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। रायल के बारे में खास बात यह है कि वो उनके क्लैन का अगला सक्सेसर बनेगा। यह गैजेटेल राय के पास पहुंचता है और उसे लुगिटिनिया के बारे में बताने लगता है। लुगिटिनिया वो जगह है जहाँ अभी सभी नोबिलिस रह रहे हैं। वहाँ की लॉर्ड को बदल दिया गया है और उनके नए लॉर्ड रेस्केरिया राय को काफी समय से ढूंढ रहे हैं ताकि वो उसे वापस बुला सके। जब राय इटर्नल स्लीप में चला गया था तो उसके बाद ही फॉर्मर लॉर्ड भी उसी अवस्था में चले गए थे और नोबिलिस के लिए इटर्नल स्लीप का मतलब मौत के बराबर होता है। पर फॉर्मर लीडर अपनी मर्जी से इटर्नल स्लीप में नहीं गए थे, उन्हें जबरदस्ती भेजा गया था और इसी वजह से लुगिटिनिया की हालत अब पूरी तरह बदल गई है। फ्रैंकिस्टान को पहले से पता था कि सेरा लॉर्ड क्लैन की नई लीडर है, लेकिन वो इस बात से हैरान होता है कि इतनी छोटी उम्र में वो लीडर कैसे बन गई। गैजेटेल राय को वापस चलने को कहता है, लेकिन राय उसे साफ मना कर देता है। दूसरी तरफ रेजिस और सेरा एम्टोन और बाकी सभी लोगों को गैजेटेल के बारे में बता रहे होते हैं। वो समझाने लगता है कि असल में गैजेटेल उनके ग्रैंडफादर है। बातचीत के दौरान वो फ्रैंकिस्टान के ऊपर भी डिस्कस करते हैं। सेरा को फ्रैंकिस्टान की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती और उन सभी को फ्रैंकिस्तान काफी अजीब लगता है। वो एक इंसान से ज्यादा शक्तिशाली है, बिल्कुल एक नोबिलिस के बराबर, लेकिन उसकी असली पहचान अभी भी किसी को नहीं पता। यह गैजेटेल फ्रैंकिस्टान से कहता है कि वो ये कभी नहीं भूल सकता कि उसने नोबिलिस के साथ क्या किया था। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ फ्रैंकिस्टान नोबिलिस को टॉर्चर कर रहा था। हालांकि फ्रैंकिस्टान खुद एक इंसान था, लेकिन उसके पास नोबिलिस जितनी ताकत थी। इस सीन से पता चलता है कि फ्रैंकिस्टान ने नोबिलिस के साथ कुछ बड़ा किया था, जिसे गैजेटेल अब भी नहीं भूल सकता। दूसरी तरफ राय नोबिलिस के लॉर्ड के पास पहुंच जाता है, जहाँ कुछ बातचीत होती है, लेकिन राय लॉर्ड के हर एक ऑफर को ठुकरा देता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में क्लैन लीडर्स लॉर्ड के पास पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें ऑर्डर मिलता है कि फ्रैंकिस्तान को पकड़ के लाया जाए। क्लैन लीडर्स कुछ सोल्जर्स के साथ फ्रैंकिस्तान को खेल लेते हैं, लेकिन फ्रैंकिस्तान बड़े आसानी से एक ही बार में उन सभी सोल्जर्स को हरा देता है। इसके बाद लीडर्स फ्रैंकिस्तान को अपना इंट्रोडक्शन देता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रेगर नाम के लीडर से फ्रैंकिस्तान नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो फ्रैंकिस्तान को क्रेडिट मिल जाएगा। रेगर ने फिर भी फ्रैंकिस्तान से लड़ाई शुरू की, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। उसने अपने सोल वेपन का इस्तेमाल किया, लेकिन फ्रैंकिस्तान की ताकत बिना रुके बढ़ती जा रही थी। आखिर में फ्रैंकिस्तान भी अपने सोल वेपन का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर वो दोनों लीडर्स घबरा जाते हैं। गैजेटेल ने फैसला किया कि अब प्राइड छोड़कर दोनों को मिलकर फ्रैंकिस्तान से लड़ना होगा, पर इसी बीच फ्रैंकिस्तान अपना काबू खो देता है और घायल होकर एक मेंशन में भाग जाता है। उसे लगा कि वहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन राय वहाँ खड़ा था। राय उसे बताता है कि उसे एक सर्वेंट के तौर पर हायर किया गया है, पर सच तो यह था कि राय उस कैसल का असली मास्टर था। तभी वो दोनों लीडर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और बताते हैं कि लॉर्ड को फ्रैंकिस्तान चाहिए, लेकिन राय उन्हें साफ मना कर देता है और कहता है कि फ्रैंकिस्तान अब उसका सर्वेंट है। राय ने अपने मैजिक से फ्रैंकिस्तान के कपड़े भी बदल दिए और एक ऑर्डर दिया जो कोई भी मना नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि लीडर्स भी उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं। फ्रैंकिस्तान ये देखकर हैरान था कि आखिर ये राय है कौन, जिसके आगे लीडर्स तक झुक गए हैं। इसके बाद फ्रैंकिस्तान ने 5 साल राय के साथ बिताया और इसी दौरान रेगर उसे ट्रेन करने लगा ताकि वो अपने पावर्स और सोल वेपन को अच्छे से कंट्रोल कर सके। पर गैजेटेल को ये बात अच्छी नहीं लगती कि राय ने फ्रैंकिस्तान को जिंदा रखा। इसके बाद फ्रैंकिस्तान को लॉर्ड के दरबार में बुलाया जाता है। लोग उसे देखकर जलने लगते हैं, खासकर लॉर्ड, क्योंकि वो चाहता था कि राय भी उसके साथ समय बिताए। लॉर्ड ने सुझाव दिया कि फ्रैंकिस्तान और राय के बीच ब्लड रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि फ्रैंकिस्तान पहले ही 5 साल से राय के साथ था। लेकिन राय इस बात के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसके अंदर भी एक ह्यूमन प्राइड है, जिसके कारण वो किसी भी नोबिलिस के आगे नहीं झुकेगा। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि एक लीडर फ्रैंकिस्तान को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसे फ्रैंकिस्तान भी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन वो अपनी असली ताकत नहीं दिखाता, क्योंकि उसे लगता है कि पहली बार की तरह वो अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हालांकि क्लैन लीडर ने अपनी पूरी ताकत से फाइट शुरू की और फ्रैंकिस्तान भी अपने प्राइड को बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पर तभी फ्रैंकिस्तान फिर से अपने पावर्स पर काबू खो देता है और इस बार किसी भी लीडर के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसे रोक सके, और इसीलिए राय और लॉर्ड को खुद मैदान में उतरना पड़ा। लॉर्ड ने राय को फैसला लेने दिया कि फ्रैंकिस्तान को जिंदा रखना चाहिए या मार देना चाहिए। राय ने फ्रैंकिस्तान से फाइट की और उसकी पावर्स को कंट्रोल कर लिया, जिससे फ्रैंकिस्तान बेहोश हो जाता है। जब फ्रैंकिस्तान होश में आता है तो उसने देखा कि राय ने उसे नहीं मारा। उसे समझ नहीं आता है और राय से पूछता है
है कि उसने अभी तक उसे जिंदा क्यों रखा है, लेकिन राय इसका कोई भी जवाब नहीं देता। वो बस फ्रैंकिस्टीन को चाय लाने का ऑर्डर देता है। फ्रैंकिस्टीन ने चाय में अपने खून की एक बूंद मिला दी। राय चाय पीकर फ्रैंकिस्तान से पूछता है कि क्या वो उसका लाइफ टाइम सर्वेंट बनना चाहता है, तो फ्रैंकिस्तान भी इस बात के लिए मान जाता है और उसी समय राय उसके असली पावर्स को सील कर देता है। अब बिना राय की इजाजत के फ्रैंकिस्तान अपनी असली पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अब अगली सीन में हमें गैजुडेल को दिखाया जाता है, जो देखता है कि राय, फ्रैंकिस्तान और बाकी सभी कितने खुश है, और ये सब देखकर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर उसने रेजिस और सेरा को भी समझाया कि उन्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, ना कि किसी और के कहने पर। इसके बाद गैजुडेल लॉर्ड के पास जाता है और बताता है कि रेजिस और सेरा ने उन्हें धोखा दिया है। लॉर्ड गैजुडेल को कैद कर देता है और इस बार रजक को भेजता है ये पता लगाने के लिए कि रेजिस और सेरा को सच में कॉफिन के बारे में कुछ जानकारी है या नहीं। अगले दिन सभी लोग अपने स्कूल के कामों में बिजी थे, तभी अचानक रायल वहाँ पहुँचता है। वैसे तो सिर्फ लीडर्स को ही वहाँ जाने की इजाजत थी, लेकिन रायल भी एक सक्सेसर था जो भविष्य में क्लैन का लीडर बनने वाला था। वो खुद रेजिस और सेरा को ढूंढना चाहता था और जिसके लिए लॉर्ड ने भी उसे परमिशन दे दी। स्कूल में एंटर करते ही सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। रायल वहाँ कुछ लोगों से बात कर रहा था और उसे समझ आता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि मॉडिफाइड डीमंस के बेटे हैं। तभी अचानक रायल M12 पर हमला कर देता है, जिसे वहाँ मौजूद कोई भी स्टूडेंट देख नहीं पाता, और उसी वक्त रेजिस और सेरा भी वहाँ आ जाते हैं। सेरा उसे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो रायल जवाब देता है कि वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया है। उसने ये भी बताया कि उसने कभी सेरा को प्रपोज किया था, लेकिन सेरा ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया, जिससे वो बहुत नाराज था। रायल रेजिस पर भी हमला कर देता है और बताता है कि उसे 10 सालों तक एक कमरे में बंद करके रखा गया था और अब वो एक नए इंसान के रूप में सामने आया है। लेकिन सेरा ने उसे भगा दिया और रायल भी बिना किसी लड़ाई के वहाँ से चला जाता है। रात में सेरा ने सबको बताया कि रायल असल में एक ट्रू ब्लड नोबिलिस है, उसके पास कई शक्तियाँ हैं और वो एक टाइम पर सेरा को प्रपोज कर चुका था। लेकिन जब सेरा ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो उसने बदला लेने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसके भाई रजक ने उसे 10 सालों तक कमरे में बंद करके रखा था। अभी इस डिस्कशन के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। यहाँ फ्रैंकिस्तान M21 और बाकी घायल दोस्तों का इलाज कर रहा था। वही रेजिस और सेरा की बातचीत हो रही थी। सेरा देखती है कि रेजिस कुछ परेशान सा है, तो रेजिस बताता है कि उसे सेरा की बहुत चिंता होती है। ये सुनकर सेरा वहाँ से चली जाती है। इसी बीच राय और फ्रैंकिस्तान भी आपस में बातें कर रहे थे। फ्रैंकिस्तान सेरा के पीछे जाने की बात करता है, लेकिन राय उसे रोक लेता है। वो कहता है कि अगर राय की असली पहचान सबके सामने आ गई तो वो मुश्किल में पड़ जाएंगे, इसलिए राय ने फ्रैंकिस्तान पर लगी वो सील हटा दी ताकि वो अपनी असली पावर का इस्तेमाल कर सके। यहाँ हम देखते हैं कि सेरा और रेल बातचीत कर रहे होते हैं। रेल सेरा को फिर से अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सेरा साफ मना कर देता है क्योंकि उसे इंसानों के साथ रहना और उनकी जिंदगी को जीना ज्यादा पसंद था। पर रेल इस बात को समझ नहीं पा रहा था और गुस्से में आकर सेरा पर हमला करने वाला था कि तभी फ्रैंकिस्तान वहाँ आ जाता है और उसे रोक लेता है। अब फ्रैंकिस्तान और रेल के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू होने वाली थी। रेल अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है, लेकिन फ्रैंकिस्तान बिना कोई ताकत इस्तेमाल किए आराम से उसके साथ लड़ते रहता है, लेकिन फिर भी रेल उसे हरा नहीं पाता। लड़ाई के दौरान रेल अपना सोल वेपन इस्तेमाल करता है। सेरा ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते कि आखिर रेल के पास सोल वेपन कहाँ से आया। दरअसल रेल अपने फादर से मिले सोल वेपन का इस्तेमाल कर रहा था, जिसे देखकर फ्रैंकिस्तान भी अपने सोल वेपन को इस्तेमाल करने का फैसला करता है और ये लड़ाई अब और भी खतरनाक हो गई थी। फ्रैंकिस्तान को एहसास हुआ कि अगर ये लड़ाई और लंबी चली तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। तभी रेजिस वहाँ आ जाता है और सेरा के साथ मिलकर वो लोग रेल पर हमला कर देते हैं। रायल जो सेरा से बहुत प्यार करता था, ये देखकर दुखी हो जाता है कि सेरा ने उस पर हमला किया। मजबूरी में रायल सेरा को बताता है कि असल में ये लॉर्ड का आदेश है और सेरा को किसी भी हालत में उनके पास जाना ही होगा। इसके बाद रायल सेरा को अपने साथ ले जाता है और जाते जाते एक हिंट देता है कि गैजुडेल अभी भी प्रिजन में है और वो उनके साथ होने की वजह से बहुत तकलीफ झेल रहा है। रेजिस ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और अब उनका अगला कदम सेरा को बचाने का था। यहाँ सेरा को लॉर्ड के सामने पेश किया जाता है, जहाँ वो सेरा से सवाल करता है कि उसने अब तक क्या क्या देखा, लेकिन सेरा कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। लॉर्ड ने सेरा का दिल कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन सेरा फिर भी उसकी बात नहीं मानी, जिससे उसकी जिंदगी खतरे में पड़ गई। रायल ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो बताता है कि उसने एक ह्यूमन को देखा था जिसके पास नोबिलिस जितनी ताकत थी, पर वो अभी भी कंफ्यूज है कि वो असलियत में एक ह्यूमन था या फिर नोबिलिस। इसके बाद सेरा को जेल में डाल दिया जाता है और लॉर्ड रजक को आदेश देता है कि वो गैजुडेल से पूछताछ करे। यहाँ हम देखते हैं कि फ्रैंकिस्तान और रेजिस सेरा को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। राय और उसकी टीम को पता चल जाता है कि लॉर्ड नोबिलिस का किंग है। इसी बीच M21 राय के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो है क्या, नोबिलिस या फिर कुछ और। असल में नोबिलिस एक ऐसी शक्ति को कहा जाता है जो नोबिल्स के किसी भी नियम से परे होते हैं। नोबिलिस का पोजीशन इतना ऊंचा होता है कि वो लॉर्ड को भी चुनौती दे सकते हैं और राय असल में एक ट्रू नोबिलिस है। राय को अपने पुराने दिनों की कई सारी बातें याद आने लगती है, खासकर जब वो लॉर्ड से मिला था। इसी बीच फ्रैंकिस्तान भी आज के लॉर्ड से
मिलना चाहता है। वहीं दूसरी ओर एक रिपोर्ट से पता चलता है कि रेजिस और कुछ मॉडिफाइड ह्यूमंस ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। अब कोर्ट के सभी लोग समझ चुके थे कि अगर इतने सारे लोग लॉर्ड के खिलाफ हो रहे हैं तो जरूर कुछ बड़ी बात है, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो लॉर्ड के सामने इस पर सवाल उठा सके। लॉर्ड अब गैजुडेल को सजा देने के लिए ऑर्डर देता है, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि गैजुडेल ने गलती की थी। हालांकि सभी लोग इस पर पूरी तरह से सहमत नहीं थे। लॉर्ड फैसला करता है कि गैजुडेल को इटर्नल स्लीप में भेज दिया जाएगा, जिससे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ राय और उसकी टीम ने एक प्लान बनाया था। रेजिस और M21 आगे बढ़ेंगे ताकि सबको डिस्ट्रैक्ट कर सके, और पीछे से ता और स्नाइपर बैकअप देंगे ताकि राय बिना किसी रुकावट के कैसल के अंदर पहुंच सके। पर तभी राय आकर उन्हें बताता है कि गैजुडेल और सेरा दोनों को जेल में डाल दिया गया है और जल्दी ही उन्हें सजा मिलने वाली है। रायल तुरंत हमला कर देता है, लेकिन M21 उसे रोक लेता है और रेजिस और बाकी सभी लोगों को आगे बढ़ने का इशारा देता है। इसी बीच सेरा प्रिजन से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में उसे रोजेरिया मिल जाती है। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वही रेजिस कैसल की ओर भाग रहा था, लेकिन कैसल के गेट पर कैरियस और रजक उसे रोक लेते हैं। कैरियस रजक से कहता है कि वो अपने भाई की मदद करे और उसे वहाँ से जाने देता है। यहाँ M21 और रायल के बीच एक बहुत ही इंटेंस फाइट चल रही होती है। ताओ और स्नाइपर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रायल उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तभी रायल अपने सोल वेपन को समन करता है और ताओ एक स्ट्रेटेजी बनाता है जिससे रायल को फाइट में गुस्सा दिलाकर फंसाया जा सके। रायल और फ्रैंकिस्टीन को पता चल गया था कि M21 की फाइट अब बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। रायल फ्रैंकिस्टीन से पूछता है कि क्या उसे मदद के लिए जाना चाहिए, तो फ्रैंकिस्टीन बताता है कि उसे इन सब में ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रैंकिस्टीन अब और ज्यादा नजरअंदाज नहीं कर पाता और खुद फाइट में कूद जाता है। तभी रजक वहाँ आकर फ्रैंकिस्टीन को चैलेंज कर देता है। ये लड़ाई अब काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। फ्रैंकिस्टीन अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन रजक ने भी अपने सोल वेपन को समन कर लिया था। फ्रैंकिस्टीन भी अपना सोल वेपन निकालता है और दोनों के बीच एक बहुत ही तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। रेजिस कैरियस से लगातार मार खा रहा था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। कैरियस उसे भागने का एक मौका देता है, लेकिन रेजिस पीछे नहीं हटता। यहाँ फ्रैंकिस्टीन और रजक के फाइट के दौरान फ्रैंकिस्टीन अपने दोस्तों को बचाने के लिए उन सभी अटैक्स को रोकता है और खुद मार खा रहा होता है। रजक समझ जाता है कि फ्रैंकिस्टीन फाइट के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन अपने दोस्तों की वजह से वो कमजोर पड़ गया। इसी बीच कैरियस ने रेजिस को उसके वादे के मुताबिक कैसल तक पहुंचाने का फैसला किया। लॉर्ड अब सेरा और गैजुडेल को सजा देने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी राय वहां आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। राय ने गैजुडेल से माफी मांगी कि उसकी वजह से वो इतने बड़े मुसीबत में पड़ गया। लॉर्ड ने बाकी के लीडर्स को राय पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी उसे एक खरोच तक नहीं दे पाता। अब खुद लॉर्ड राय से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो भी राय पर एक हिट भी नहीं लगा पाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो राय को हरा क्यों नहीं पा रही थी, जबकि उसके पास लॉर्ड की पूरी पावर्स थे। पर असल में बात यह है कि उसने अभी तक उन पावर्स को पूरी तरीके से अनलॉक नहीं किया था। आखिरकार राय अपने ब्लड फील्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ के लोग अब खतरे में पड़ जाते हैं। लॉर्ड ने भी अपने ब्लड फील्ड को एक्टिवेट किया, जिससे दोनों के ब्लड फील्ड अब एक दूसरे को कैंसिल करने लगते हैं। पर इसमें लॉर्ड की बहुत एनर्जी खर्च हो जाती है और वो वही गिर पड़ता है। बाकी के क्लैन लीडर्स उसे किसी तरह संभाल लेते हैं और फ्रैंकिस्टीन भी राय को बचा लेता है जब वो गिरने वाला था। अब सभी को लगने लगता है कि राय लॉर्ड को खत्म कर देगा, पर तभी राय अपना हाथ ऊपर करता है और लॉर्ड की तलवार रैग्नारॉक को समन करता है। इसी बीच वही सेम तलवार अभी के लॉर्ड रेस्करिया के पास भी थी। ये देखकर सबके मन में सवाल उठने लगता है कि एक जैसी दो तलवारें कैसे हो सकती है। तभी वो दोनों तलवारें आपस में मिलकर एक हो जाते हैं और उसी मोमेंट में पुराने लॉर्ड यानी रेस्करिया के फादर वहाँ आ जाते हैं। वो सभी को ह्यूमंस के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि नोबिलिस को भी ह्यूमंस की तरह बनने की जरूरत है। वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने खुद को इटर्नल स्लिम में भेजा था क्योंकि वो चाहते थे कि बाकी लोग आगे बढ़े और अच्छे लीडर और लॉर्ड बने। अगर ये मैसेज कोई देख रहा है तो इसका मतलब है कि वो खुद मर चुके हैं। उन्होंने ये बात सिर्फ अपने ट्रस्टेड क्लैन लीडर्स को ही बताई थी और उनके साथ खड़े होने वाले सभी लोग अब मर चुके हैं। गैजुडेल को असल में ये सारी बातें पहले ही पता था, तो उसने इसीलिए किसी को नहीं बताया था ताकि कोई भी कंफ्यूजन में ना हो। गैजुडेल का मिशन था कि वो बाकी लोगों को सही दिशा में लीड करे। इसी बीच कैरियस वहाँ पहुँचता है और रेजिस को सजा देने की बात करने लगता है, लेकिन गैजुडेल की नजर में रेजिस भी एक ट्रू नोबिलिस्ट था, इसीलिए उसकी सजा माफ कर दी जाती है और बाकी लोगों को भी रेजिस जैसा बनने के लिए कहा जाता है। लॉर्ड को अब सारी बातें समझ में आने लगती है और इसीलिए वो उन सभी के बेरियों को खोल देते हैं और खुद भी इमोशनल हो जाते हैं। अब दोनों तलवारें एक हो चुकी थी और राय ने भी वो तलवार अब लॉर्ड को दे दी क्योंकि वो उसी की थी। इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। लॉर्ड राय के पास आती है और उसे अपने फादर के बारे में पूछने लगती है। राय बताता है कि उसके फादर ने ये सब पहले प्लान करके रखा था कि उनके जूनियर लीडर्स को वक्त रहते ही जिम्मेदारियां दी जाए ताकि वो अपने भविष्य को समझ सके और जान सके कि उन्हें किस दिशा में जाना है। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। राय फ्रैंकिस्टीन के साथ ह्यूमंस की दुनिया में वापस आ जाता है। रेजिस और सेरा को भी उनके साथ रहने की परमिशन दी जाती है और इसी के साथ ये एनीमे खत्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो पे।